आर्कटिक रीजन पाकिस्तान से 16 गुना ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा रीजन जब बर्फ़ से महरूम होने जा रहा है तो उसका दुनिया पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक 2030 से लेकर 2050 के बीच में आर्कटिक रीजन से बर्फ़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। और इसका नुकसान ये होगा कि इस वक्त जो बर्फ़ वहाँ पर मौजूद है वो 80% सूरज की रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है और दर्जा हरारत बढ़ने नहीं देती। लेकिन जब बर्फ़ पानी में तब्दील होती है तो 90% सूरज की जो हरारत है, सूरज की रोशनी की जो हरारत है वो ट्रैप हो जाती है ज़मीन पर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होगा और ज़मीन के टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से समंदरों के लेवल बहुत शिद्दत से बढ़ेंगे। ग्रीन लैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यूरोप के और यूएसए के जो टेम्परेचर्स हैं उनमें बहुत चेंजेस आएंगे और उसके साथ साथ दुनिया में बाकी इलाकों पर भी इसके बहुत मनफी असरात पड़ेंगे। इसीलिए साइंसदान चाहते हैं कि वो आर्कटिक की खोई हुई बर्फ़ को वापस लेके आएं। लेकिन पाकिस्तान से 16 गुना ज़्यादा बड़े रीजन की बर्फ़ को वापस लाने के लिए तो एक बहुत ही शानदार फार्मूला चाहिए और बहुत बड़ी कैंपेन चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वो कैंपेन क्या है और कितनी आसानी से उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैं इस वक्त आपको एक जियोफिजिकल रिसर्च लेटर दिखा रहा हूं जिसमें यह बताया गया है कि जो आर्कटिक की बर्फ़ है अगर वो पानी में तब्दील हो जाती है तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी वो इतनी ज़्यादा है, 1 ट्रिलियन टन इतनी ज़्यादा है, जो आज तक पहले दिन से लेकर 2025 तक अमेरिका ने जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, हवा में रिलीज़ की है, उसका दुगना, उसका 2 गुना इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आर्कटिक से प्रोड्यूस होगी। और हम ये कह रहे हैं कि 2030 तक आर्कटिक की बर्फ़ ख़त्म हो सकती है, इसके चांसेस हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाएगी और वो कितना ज़्यादा टेम्परेचर ट्रैप करेगी, हमारी ज़मीन शिद्दत से गर्म होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आर्कटिक की जो बर्फ़ है वो गर्मियों में कम हो जाती है और सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हैं आर्कटिक के वो दुगने बढ़ते हैं। ज़मीन पर जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ते हैं, अगर उनकी एवरेज ले ली जाए तो आर्कटिक पर उनका असर दुगना होता है। ये एक बहुत अहम पॉइंट है, इसलिए वहाँ पर बर्फ़ बड़ी तेज़ी से पिघल रही है। जब हम 1980 की दहाई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आर्कटिक में जो बर्फ़ से कवर्ड एरिया है वो 7.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और आज के करीब यानी 2020 का डाटा मेरे पास मौजूद है जिसमें ये एरिया जो कि 7.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, अब सिर्फ 3.74 स्क्वायर किलोमीटर रह चुका है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन आधी जो आर्कटिक की बर्फ़ है वो तो 2020 में ही पिघल चुकी थी। अब एक कंपनी सामने आई है जिसका नाम है रियल आइस। रियल आइस का कहना यह है कि वो आर्कटिक की बर्फ़ को वापस ला सकते हैं और उनका आइडिया बड़ा सिंपल है। जब हम ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं, कनाडा की बात कर लें, हॉलैंड की बात कर लें, और वहाँ पर बर्फ़ पर स्केटिंग हो रही होती है या कार रेसिंग होती है तो बर्फ़ की तह आहिस्ता आहिस्ता पतली हो जाती है और बर्फ़ की तह को बढ़ाने के लिए वो पानी उसके ऊपर छिड़काते हैं। तो जब पानी छिड़काया जाता है तो पानी की वजह से बर्फ़ की तह बड़ी होना शुरू हो जाती है। यही बेसिक फार्मूला है जो कि हम आर्कटिक की तरफ लेकर जाएंगे और इस फार्मूले को वहाँ पर लेकर जा रहे हैं डॉक्टर हायोब हेनरिक, पीएचडी हैं डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी से। और इनका ये ख्याल है कि जब हम समंदर का खारा पानी आर्कटिक पर डालेंगे, उसके पंप के ज़रिए उस पानी को ज़मीन से निकाला जाएगा और उसके बाद उसको जब स्प्रे किया जाएगा तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, वो आर्कटिक की बर्फ़ को बढ़ाना शुरू कर देगा। है तो ये बड़ा आम सा तरीका, लेकिन इस तरीके के रिज़ल्ट्स हमें बहुत बेहतर मिले हैं। मैं आपको एक साइट पर लेकर चलता हूँ, इनकी एक प्रोजेक्ट साइट है जिसमें बर्फ़ की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 36 इंच है और हम ये चाहते हैं कि इसको 14 इंच और बढ़ाएं और 50 इंच तक इस इलाके में बर्फ़ की थिकनेस हो। तो जब हम 50 इंच तक इसको लेकर जाना चाहते हैं तो इनकी कंपनी ने, रियल आइस ने,
वहाँ पर बहुत से सैंपल्स ड्रिल किए, बर्फ़ को निकाला, उसको स्टडी किया। 100 से ज़्यादा सैंपल्स को वहाँ पर ड्रिल किया गया, उसको स्टडी किया गया, निकाला गया, ज़मीन को देखा गया, बर्फ़ को देखा गया और उसके बाद वहाँ पर होल करके नीचे पंप रखे गए। उन पंप के ज़रिए जैसे घरों में हम टैंकियों पर पानी चढ़ाते हैं, इसी तरीके से पानी को ऊपर लाया गया, क्योंकि बर्फ़ के नीचे पानी है और पंप के ज़रिए उस पानी को 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर जो इलाका है उसे सैराब करना शुरू कर दिया गया। जो स्पीड थी पंपिंग की वो 900 गैलन पर मिनट थे और इसके रिजल्ट उनको बहुत अच्छे मिले। बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई और 50 इंच के करीब तक पहुंचना शुरू हो गई। लेकिन जो कैच है इसमें वो ये है कि पंप डीजल इंजन पर चलते हैं। तो एक तरफ तो हम दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसका पायलट प्रोजेक्ट ये है, दूसरी तरफ हम डीजल इंजन का इस्तेमाल करें जो कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमें लेकर जाता है। इसलिए अब रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और मुस्तकबिल में रियलाइज़ के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी पर ही बेस करके बनेंगे। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि पानी का जो टेम्परेचर होता है, जो बर्फ़ के नीचे ट्रैप होता है, वो तकरीबन -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जब उसे वहाँ से स्प्रे किया जाता है तो उसका टेम्परेचर और कम होता है और उसकी वजह से वो बर्फ़ की तह में बदल जाता है। लेकिन यही एक तरीका नहीं है जिसके ज़रिए हम आर्कटिक की बर्फ़ को वापस ला रहे हैं, बल्कि एक और अछूता तरीका है जिसे आर्कटिक आइस प्रोजेक्ट कहा जाता है। और इस प्रोजेक्ट में हम बर्फ़ पर छोटे छोटे हॉलो ग्लास माइक्रोस्फेयर्स फेंकते हैं, उनकी लेयर्स बनाते हैं। मैं आपको यहाँ पे तस्वीर में दिखा रहा हूँ, आपको हाथ पर पाउडर नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरीके के माइक्रोस्फेयर, छोटे छोटे ग्लास के माइक्रोस्फेयर फैलाए जाते हैं। वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसकी वजह से जो बर्फ़ की मेल्टिंग है वो 30% तक कम हो जाती है। अब आपका सवाल ये होगा कि पानी तो चलें ठीक है, बहुत है, हम पानी को स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ये माइक्रोस्फेयर जो हैं, हॉलो ग्लास माइक्रोस्फेयर्स, ये इतनी ज़्यादा कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ये बने हैं सिलिका के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और सिलिका हमारी ज़मीन में 90% हमें चट्टानों के मटेरियल से मिल जाती है। तो इसलिए ये बहुत अबंडेंट है, वाफर है हमारी ज़मीन में और इसलिए हम बड़े आराम से इसका इस्तेमाल करते हैं, आर्कटिक की बर्फ़ को वापस ला सकते हैं। एक और तरीका ये भी है कि हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करें जो कि अंडर वाटर ट्रैवल करें और फिर वो पानी को शॉवर करें बाहर की तरफ। ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ पर भी बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं और देख रही हैं कि उनको किस तरीके से लेकर जाया जा सकेगा। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इस पर तकरीबन $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। अगर इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी की बात करें तो इस पर जो इन्वेस्टमेंट है कार्बन कैप्चर पर वो $500 बिलियन है। $500 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन लगता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के जो थ्रेट्स हैं वो देखें तो ग्लोबल वार्मिंग हमें $130 ट्रिलियन का नुकसान दे सकती है। $500 बिलियन $130 ट्रिलियन के मुकाबले में बहुत कम है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को आगे फ्यूचर में लेकर जाएं। बहुत सी कंपनीज कार्बन को कैप्चर भी कर रही हैं। कार्बन कैप्चरिंग पर हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जो कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कार्बन को कैप्चर कर लेती हैं ताकि हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन कम से कम हो। ये वो तरीके हैं जिनसे हम ग्लोबल वार्मिंग के जिन को बोतल में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी और भी बहुत से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम ये कोशिश मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।